इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, योगी सरकार में यूपी में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। लखनऊ को आज बड़ी सौगात मिलेगी। सीएम योगी राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं अशोक लेलैंड का प्लांट तैयार, आज उद्घाटन किया जाएगा। तो योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। इसी कड़ी में आज लखनऊ को बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हिंदुजा ग्रुप के अत्याधुनिक प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह ईवी प्लांट लखनऊ को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। प्लांट के शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। ईडी की रेड पर बंगाल में बवाल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की छापेमारी कार्रवाई को लेकर बंगाल में बवाल और ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। ईडी कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी का आज ये प्रोटेस्ट मार्च होगा। बंगाल में ईडी छापे से सियासी घमासान तेज हो चुका है और ममता बनर्जी भी अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में है। ईडी की छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी आज विरोध मार्च निकालेंगे। ईडी छापेमारी पर ममता का वार, आज होगा विरोध प्रदर्शन। तो ईडी की छापेमारी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आज विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। ममता बनर्जी खुद मार्च का नेतृत्व करेंगी और केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। बंगाल में जिस प्रकार से सरकारी कामकाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दखल दिया है, मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में वह दृश्य देखे। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हों ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही कभी हुआ होगा जो आज बंगाल में हुआ। 2020 में एक सीबीआई का केस हुआ था। दैट केस वाज पर्टेनिंग टू कोल स्मगलिंग इन बंगाल। बंगाल में जो लीज होल्ड की जमीन थी, जहां से कोयला निकालना होता था, यह कोयला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्मगल किया जाता था और उसमें बहुत बड़ी धांधली होती थी, बहुत बड़ा घोटाला था। हवाले का पैसा भी इसमें इन्वॉल्व था। तो उस समय एक एफआईआर हुआ था। समय के साथ उस पर कार्यवाही चल रही थी। इन अ स्टेप लैडर पैटर्न, various actions were being taken in the coal smuggling case of Calcutta, against which an FIR was filed way back in 2020. Acting on that FIR, when today raids took place in 10 places in India, उस FIR के आधार पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भारत के 10 जगहों पर रेड किया, जिनमें 6 स्थान बंगाल में थी और 4 स्थान वो दिल्ली में स्थित थी। और मुख्यतः अनूप माझी नामक व्यक्ति, जो कि इस कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, उनके प्रेमाइसेस, उनके ऑफिस इत्यादि में रेड हुआ। उस रेड में मालूम पड़ा कि एक हवाला का रैकेट भी इन्वॉल्व है और इसमें पीएमएलए का केस भी बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब ये हवाला के चेन को देखा गया कि किस किस माध्यम से हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था,
तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक PAC। तो इस आईपैक कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। रेड जब चल रहा था उस समय उच्च पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने आके ईडी के ऑफिसर्स से अपना वेरिफिकेशन मांगा, अपना आईडी मांगा, जो कि स्वाभाविक है कि ऑथेंटिक रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए होता है। ईडी के अधिकारियों ने, जो हमने मीडिया में देखा कि उन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड इत्यादि सब दिखाया, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे रेड्स को परटेनिंग, कि रेड करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वह भी दिखाया। और उसके बाद पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। आप जरा चिंता करके देखिए, शायद ऐसे वाकयात, ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं सीबीआई या ईडी की रेड चल रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री वॉक्स इन, खुद मुख्यमंत्री अंदर आती है और आके एविडेंस लेके चली जाती है। प्रतीक जैन नामक व्यक्ति, जिसको आईपैक का सारा आइडिया है, जो आईपैक चलाता है, आईपैक के प्रीमाइसेस में रेड होता है और आईपैक के प्रतीक जैन जी के घर में रेड होता है, और दोनों ही जगह ममता बनर्जी व्यवधान करती है, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस चुराती है और वहां से ले जाती है। बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है अपने मनसा को अंजाम देने के लिए। यह दिखाता है कि ममता हैज लॉट टू हाइड। ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती है। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हालात बेकाबू हो चुके हैं और तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान ने एक्टिव कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तेहरान में मास प्रोटेस्ट तेज हो चुका है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तेहरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। तेहरान का एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और पूरे देश का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। साथ ही ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को संचार प्रभावित हुआ है। सरकार स्थिति को काबू में करने के लिए हर कदम उठा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केजीएमयू धर्मांतरण केस में कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरोपी रमीज पर 50,000 का इनाम था। विशाखा कमेटी ने रमीज को दोषी ठहराया। तो केजीएमयू धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरोपी रमीज पर 50,000 का इनाम, बुलडोजर की चेतावनी और केजीएमयू में धर्मांतरण मामला सुर्खियों में आने के बाद रमीज के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू धर्मांतरण केस मामले में कार्रवाई तेज हो चुकी है और विशाखा कमेटी ने रमीज को दोषी ठहराया है। आरोपी रमीज पर 50,000 का इनाम है, तो वहीं विशाखा कमेटी ने रमीज को दोषी सिद्ध कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज हो चुकी है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उसके अंदर आपको बता दें कि केजीएमयू मामले में रमीज
रमीजुद्दीन जो डॉक्टर था उसको लेके कार्रवाई तेज हो चुकी है। देखिए आपको बताते पीलीभीत वाले मकान की बात की जाए या राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में जहां वो फ्लैट में रहता था, तो वहां भी कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। लगातार टीमें जो है वो छापेमारी करे। दूसरी चीज आपको बता दें, एक नई बात निकल के सामने आई है। रमीजुद्दीन के संपर्क में जो लोग थे, और ये काफी लंबी सूची है और इनमें कई महिलाएं भी हैं, वो लिस्ट पूरी बनाई जा रही है कि इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े थे या ये फरार होने के बाद में किन किन लोगों के संपर्क में था। लगातार उन लोगों की सूची बनाई जा रही है। सूची बनाने के बाद सभी से पूछताछ होगी। देखिए रमीजुद्दीन मामले को लेकर आज लखनऊ के केजीएमयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, ताजा अपडेट भी वहां से मिलेगी। दूसरी चीज बता दें, पुलिस लगातार जो है रमीजुद्दीन के ऊपर शिकंजा कसने के लिए तैयारी कर रही है। पहले 25,000 का इनाम था, उसको बढ़ा के 50,000 का इनाम किया है। घर पे नोटिस चस्पा कर दी है, पीलीभीत वाले लखनऊ वाले दोनों मकानों पे। उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे जब पूछताछ हुई तो तमाम ऐसी जो है जानकारी निकल के सामने आई, क्योंकि केजीएमयू में छात्रों में सुगबुगाहट भी देखने को मिली कि सभी छात्र बात कर रहे थे कि धर्मांतरण का खेल जो है वो लंबे समय से किया जा रहा था। इसके तार जो है कहीं ना कहीं छांगुर बाबा की अगर बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, तमाम जगह इसके तार फैले हुए हैं। कहीं ना कहीं वो छांगुर का शिक्षक जो है उनसे प्रेरित होकर यह काम कर रहा था, ऐसा छात्र बता रहे। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो आम आदमी का धर्मांतरण कराने पे 5 लाख रुपए और डॉक्टर का कराने पे 15 लाख रुपए, ऐसी भी सुगबुगाहट के केजीएमयू छात्रों में सुनने को मिली। दूसरी चीज बता दें, उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, टीमें कई गठित हो गई है, लेकिन रमीजुद्दीन कहाँ गायब हो गए ये जानकारी अभी तक के नहीं मिल पा रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि रमीजुद्दीन क्या देश से मिले हुए नेपाल में, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर जो है वो करीब है, तो क्या देश से बाहर भाग गया है, नेपाल चला गया है, या स्टेट बदल लिया उसने, देश में ही है और बिहार या कहीं और छुपा बैठा हुआ है। क्योंकि सभी चीजों पे पुलिस अपनी नजर बनाई हुई है। उसी के बाद में एजेंसियां जो है छापेमारी भी कर रही है और उसके नेटवर्क को खंगाल रही है कि कितना बड़ा नेटवर्क है, इसमें कितने लोग सम्मिलित है। इसी को लेकर लगातार जो है उस पर कार्रवाई के लिए शिकंजा कसा जा रहा है। जी बिल्कुल राशिद, और रमीज पर इनाम भी रख दिया गया है। दूसरा ये कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर भी है, तो कार्रवाई तेज जो की जा रही है उसमें अभी तक धर्मांतरण के मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं अभी तक? नहीं, देखिए उसका आपको बता दें कि माता पिता की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ की गई है, तमाम तथ्य जो है वो सामने आए हैं और उनको जेल भेज दिया गया। दूसरी चीज बता दें, अभी गिरफ्तारी इसमें ज्यादा लोगों की नहीं हुई है, लेकिन जब तक के पूरा, क्योंकि किसी एक और दो की गिरफ्तारी करने के बाद में कहीं ना कहीं नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, तो पुलिस जो है कुछ गोपनीय चीजें जो है वो पब्लिक के सामने पब्लिश नहीं करती है कि पूरा जब नेटवर्क है उसको खंगाल लेंगे, उसकी बाद में गिरफ्तारी जब होंगी तो एक साथ सभी की होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है हाई लेवल का है, तो इसलिए एजेंसी जो है पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है कि सभी लोगों को सारी चीजों की जानकारी ना हो। धीरे धीरे देखिए एजेंसी अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये नेटवर्क जो है बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि धर्मांतरण का मामला लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है। लव जिहाद का मामला देखिए यूनिवर्सिटी में भी ये चीजें निकल के सामने आई, उसके बाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आई, आम जनता के बीच में भी ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है। तो इसी को लेकर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए एटीएस हो, एसटीएफ हो, ईडी हो, तमाम एजेंसी जो है इसकी छानबीन कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द रमीजुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी ठीक है राशिद, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। होमगार्ड अभ्यर्थियों को 3 साल की अतिरिक्त छूट मिली है, आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है और अब 28 साल तक आवेदन कर सकेंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये नया आदेश जारी किया है। होमगार्ड अभ्यर्थियों को भी अब समान सुविधा मिलेगी। यूपी पुलिस और पीएसी भर्ती में भी छूट लागू की गई। आवेदन प्रक्रिया अब और आसान हुई है। यूपी भर्ती में होमगार्ड को बड़ा लाभ मिलेगा।
नया आदेश जारी किया है। होमगार्ड अभ्यर्थियों को भी अब समान सुविधा मिलेगी। यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में ये छूट लागू हुई। आवेदन प्रक्रिया अब और आसान हो चुकी है। यूपी भर्ती में होमगार्ड को बड़ा लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो होमगार्ड अभ्यर्थियों को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। आयु सीमा बढ़ा दी गई है। अब 28 साल तक आवेदन कर सकेंगे। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ ताजा अपडेट है? राशिद। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा चयन आयोग ने जो है वो आयु सीमा बढ़ाई थी, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड होना था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सलाम मलिक त्रिपाठी, उन्होंने देवरिया से विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और आयु सीमा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह से पुलिस भर्ती में लगातार नियुक्ति निकालते चली आ रही, नियुक्ति दे रही है और लगातार कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती जो उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है बड़ी संख्या में हो रही है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं विधायक ने जब पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को जो है समय सीमा बढ़ाई। उसी के बाद में कल जो है होमगार्ड श्रेणी के जो कांस्टेबल है, इनको भी होमगार्ड को भी जो है उनकी आयु सीमा बढ़ाई गई। 25 साल से देखिए 28 साल किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार जिस तरह से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं पुलिस बल को मजबूत करना है। तो पुलिस बल मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं युवा जो नौकरी जिनको नहीं मिली है या लंबे समय से वो कोशिशें कर रहे थे, उनकी आयु ना निकल जाए, इसको लेके भी 3 साल उम्र बढ़ाई गई। देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के बिजनेस अब लगने लगे हैं, तमाम फैक्ट्रियां जो है वो आने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं जब फैक्ट्रियां आती हैं, रोजगार आता है, कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ता है, तो सुरक्षा की दृष्टि ज्यादा उसमें अहम भूमिका निभाती है। इसी सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसके बाद में आदेश जारी किया। पुलिस हो, होमगार्ड हो, तमाम जो भर्ती है इनमें जो आयु सीमा बढ़ा दी गई है। जी ठीक है राशिद, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।